वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन, हम कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो कहाँ पे जाके गिरेगा बताओ? ऑब्वियसली वो जमीन पर जाके गिर जाएगा ना। कोई भी चीज XYZ, कोई भी चीज तुम ऊपर से क्या फेंकोगे, नीचे की तरफ फेंकोगे तो वो कहाँ पे जाके गिरी? जमीन पे जाके गिरेगी, चाहे कितनी भारी हो चाहे कितनी हल्की हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? चलो इसका आंसर बाद में देते हैं। उसके बाद देखो, जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। अब जब अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है? कोई ना कोई, जैसे तुम एक थ्रेड है, मतलब थ्रेड लेके थ्रेड में पत्थर बांध दो, पत्थर बांध के उसको अपने चारों तरफ यूं घुमाओ तो मतलब उसको तुम कंटिन्यू ऐसे एक ही फोर्स से तुम घुमाओगे तो फिर क्या कंटिन्यू घूमता रहेगा उसी वेलोसिटी, मतलब कंटिन्यू क्या करता रहेगा, एक पथ को फॉलो करते हुए घूमता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम क्या करो, जो थ्रेड था, थ्रेड से तुम एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, अपनी तरफ, मतलब बीच में। तुम कहाँ खड़े हो? तुम सेंटर में खड़े हो। तुम जब वो थ्रेड जिसमें पत्थर लगा तुम उसको घुमाओगे तो वो चारों तरफ घूमेगा और तुम कहाँ पे आ जाओगे? सेंटर में आ जाओगे ना। तो फिर जो थ्रेड है, थ्रेड से क्या लग रहा है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमें ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जब मून घूम रहा है तो फिर क्या होता है कि ना, मून को ना पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिससे वो उसके चारों तरफ, जैसे वो पत्थर चक्कर लगा रहा था हमारे चारों तरफ उस थ्रेड के कारण, वैसे ही पृथ्वी के फोर्स के कारण जो मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो ये सब ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है? चलो इसका भी जवाब हम थोड़ी देर में, आपको सारों का जवाब मिल जाएगा। हम एक तीसरी चीज देखते हैं कि जो सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स है, जो जितने भी 8 प्लैनेट्स है, वो सारे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ऐसा क्यों है? जैसे हमने देखा पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, ऐसे ही देखते हैं कि सन है ना, सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जब सन के मतलब बना चारों तरफ जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि सन भी क्या कर रहा है? कोई ना कोई फोर्स से अपनी तरफ उनको प्लैनेट्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं? कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है सन, जिससे क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स उनके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब चक्कर लगा रहे तो ये क्या है? कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा ना। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है इन सब के बीच में क्या होता है? एक फोर्स होता है, और वो फोर्स क्या है? ठीक है, इसके लिए भी थोड़ी देर का इंतजार और करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा था पेड़ के नीचे। अब सबको पता है कि व्यक्ति कौन है, बट फिर भी एज ए इंट्रोडक्शन वे में हम इसको बताते। एक व्यक्ति बैठा था पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर आके क्या गिरी? सही, एप्पल आके उसके ऊपर गिर गई। जैसे उसके ऊपर आके एप्पल गिरी, उसका दिमाग खुल गया। खुल गया मतलब उसको क्या हुआ? जैसे वो एप्पल उसके सर पे आके गिरी, उसने इतनी सारी चीजों के बारे में सोचा, जो जितनी भी चीजें, जैसे मैंने ये सब चीजें बोली ना, वो सब, उन सब चीजों के बारे में उसने सोचा तो उसने सोचा कि जो पृथ्वी है कोई ना कोई फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, जिससे वो चीजों को क्या कर रही है? अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो लगा रही? तब उन्होंने क्या नाम दिया उसको? ग्रेविटेशन। क्या नाम दिया उन्होंने? ग्रेविटेशन। और वो महान व्यक्ति कौन थे? न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। न्यूटन के सर पे आके एप्पल गिरी थी, और उन्होंने ही ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसके बारे में आगे सबको बताया। इससे बहुत सारी चीजें क्या हो गई? सॉल्व होगी। जो बहुत सारी जो प्रॉब्लमेटिक लग रही थी चीजें कि भाई ये कैसे है, क्या है, वो सब चीजें सॉल्व हो गई। जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी के चारों तरफ मून क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। वो चीज एक सॉल्व होगी, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, जिससे क्या करता है? मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वैसे ही सन का भी जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या करता है? बाकी जो प्लैनेट्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए रहता है, जिससे क्या करते हैं? वो सारे प्लैनेट्स क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे ही मैंने पेन क्या किया, नीचे ड्रॉप किया, तो वो जमीन पे जाके गिरा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, जिससे क्या कर रही है? वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित या
करती है अपनी तरफ। ठीक है बच्चों, तो यही है ग्रेविटेशन फोर्स। इसके लिए न्यूटन ने दिया था एक लॉ, उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम इसी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन रहता होगा आप लोगों को, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या है, चंद्रमा है जो चक्कर लगा रहा है। एक ही चंद्रमा है, मैं बता रही हूँ ऐसे, ठीक है ना, चक्कर लगा रहा है एक ही चंद्रमा। ठीक है ना, चलो कंफ्यूजन ना हो तो एक ही रखते, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो फिर मैंने क्या बोला, पृथ्वी अपना जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो ये तो चंद्रमा पृथ्वी में आके गिर जाना चाहिए। नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि चंद्रमा भी क्या करता है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे वो क्या होता है, बैलेंस आउट हो जाता है और वो अपने पाथ पे ही क्या रहता है, घूमता रहता है। ठीक है ना, ठीक है। और जो ठीक है ना, तो ऐसे करके दो प्रकार की, जब ये कोई जो भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर स्फीयर जो मतलब पाथ होता है उसके स्फीयर पे होता है, उसके अंदर घूमता है, तो दो फोर्स काम करते हैं। एक तो केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो न्यूटन का जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसमें है ना, जो न्यूटन ने इसमें ये लॉ दिया था कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन होता है, मतलब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्वियसली जो फोर्स लग रहा है वो किसके बीच में लगेगा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा। अकेला फोर्स, अकेले एक ऑब्जेक्ट में कैसे फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा ना। कोई भी फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो कोई भी फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो उसने बोला जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जो भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके जो मासेस, मतलब जो उनके वेट होते हैं, उनके क्या होता है, मल्टीप्लाई के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमने एक जो ऑब्जेक्ट था उसका जो मास था उसको ले लिया हमने कैपिटल है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसका जो मास था वो ले लिया हमने स्मॉल है। तो उसने यही बोला कि जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, किसके होता है, मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। ठीक है, अब इसने एक चीज और बोली कि वही फोर्स, जो फोर्स हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो डिस्टेंस होता है ना उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब जो दो ऑब्जेक्ट है, अब दो ऑब्जेक्ट है, देखो एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये कितने दूरी पे है, ठीक है ना, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है ना वो भी इस फोर्स में मैटर करता है। ठीक है ना, अब वो मैटर कैसे करता है, क्या करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर हाँ जो डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो भी क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो ग्रेविटेशन फोर्स है। अब इसमें यहाँ पे दो चीज निकल के सामने आई, जो फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, और वहीं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दो चीजें सामने, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये है ना, ये पूरा मैंने इन वर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब इसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नेम इसीलिए दिया क्योंकि यह सभी पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, अप्लाई होता है। यही नियम है, ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से वापस से पढ़ लेती हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मैंने बोला पूरे यूनिवर्स में, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, विच इज द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जो मासेस होते हैं उनके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया उनके मासेस के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, मासेस आपस में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो फोर्स है वो मासेस के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
ग्रेविटेशन होता है वो फोर्स, वो यहाँ पे हमने समझाया आपको, ठीक है। बिटवीन देम द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो बोल रहा है कि ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके सेंटर से ओके जाता है, ठीक है ना। जो फोर्सेस होता है ना वो कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट के कहाँ लगता है, सेंटर में लगता है, ठीक है ना। इसमें बोला द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट को किस एक स्ट्रेट लाइन से उसके सेंटर वाली लाइन से क्या करती है, ज्वाइन करता है, ठीक है बच्चों। अब इसको आप मैथमेटिक वे में और अच्छे से समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज या कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक है तो। हमने बोला था जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के मासेस के, वहीं जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में मिलाने के बाद हमारे पास आता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आती है हमारे पास, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। कौन सा कांस्टेंट आता है, जी। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो जी को यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो बीच में जो कांस्टेंट है ना इसको हटाने के लिए हमारे पास जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि कोई भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूरी आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स है ना उसका क्या होगा, जो ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसका जो पूरा फॉर्मूला होगा वो होगा F इजिकल टू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो कोई हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट के मासेस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, बस। बाकी हम जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो ग्रेविटेशनल आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। हमने इतना देख लिया था। अब इस जो डी स्क्वायर है इसको एफ के साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है। तो जी होगा, इसके जो पास में जो ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उनको क्या लेके चले जाएंगे, इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम स्मॉल एम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बात समझ आ गई क्या। अब हम निकालेंगे इसका क्या यूनिट निकालेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जो जी है उसका क्या है, ऐसा यूनिट निकालेंगे ना, ऐसा यूनिट ऑफ जी। अब इसका ऐसा यूनिट मेरे को आप ही बताओगे, ठीक है ना। आप कैसे बताओगे, क्योंकि आपको फोर्स का ऐसा यूनिट पता है, आपको डिस्टेंस का ऐसा यूनिट पता है, आपको मासेस का ऐसा यूनिट पता है ना सबको। फोर्स का क्या है, न्यूटन। तो हम जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन, वो न्यूटन लिख देंगे इनटू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर होता है। पर जो यहाँ पे जो डी स्क्वायर है तो जो डिस्टेंस है कितना है, 2 है ना डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई हो 2, तो यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जो मासेस है कितने मासेस है, तो और मासेस चाहे कोई भी हो उसका जो ऐसा यूनिट है वो सेम ही रहता है, क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जी का ऐसा यूनिट यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जो ये अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ऐसा यूनिट तो निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इंटू डी अपॉन में कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सॉरी F इंटू डी स्क्वायर, ठीक है ना, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, जो हेनरी ट्वेंटिस है, इन्होंने क्या किया था, एक सेंसिटिव जो होता है ना मासेस का जो सेंसिटिव बैलेंस लेके, ठीक है ना, सेंसिटिव बैलेंस लेके इन्होंने क्या किया, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका उन्होंने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, वो और ये सब इन्होंने अच्छे से सेंसिटिव जो बैलेंस है ना वो लेके इन्होंने क्या निकाल दिया, जो जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाल लिया। उसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा जी का वैल्यू हो गया। अब इसको याद करना है आपको, ठीक है ना, तो मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल कैसे नहीं है, देखो ध्यान क्या रखोगे, 6.6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 आता है, और जो 6 है वो किसका मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है ना, इंटू 10⁻⁻11। तो हमें ये चीज याद रखनी है, 10⁻⁻11, यहाँ पे हमें इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखते हैं कि हम जो फोर्स है वो क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मान लो जो डिस्टेंस है वो अगर क्या हो जाएगा 6 फैक्टर से, मतलब 6 फैक्टर मतलब समझे, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या होगी, कितना हो गया, ये जितना भी जो डाटा हो गया, ये जो 6 फैक्टर्स होते हैं, कोई भी ले लो 4 5 6 7 8, मतलब 6 फैक्टर, उसके अंदर कितने अंक होने चाहिए, 6 अंक होने चाहिए। 6 अंक से अगर डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो 1/6 होगा, 1/36 होगा कि नहीं होगा, बराबर हो जाएगा ना, 1/36 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, फोर्स क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस नहीं काम कर रहे, ठीक है ना, क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि वहां पे क्या डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी है। इसमें हम देखते हैं कि जो कुछ फिनोमिनाज है ना, उनको उन्होंने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन आने के बाद जो बहुत सारे ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है वो क्या हो गए, एक्सप्लेन हो गए, सक्सेसफुली क्या हो गए, एक्सप्लेन हो गए। उनमें से हमने 4 यहाँ पे कुछ लिखे हैं। पहला लिखा है हमने, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। कुछ फोर्स है जो हमें पृथ्वी से क्या रखता है, बांधे रखता है। अब ये फोर्स हमने देखा कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वही क्या रखता है, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। इसका हमें पता कैसे लगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आने के बाद। दूसरा हमने देखा तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के जो चारों तरफ जब चंद्रमा चक्कर निकालता है वो क्यों निकालता है, ठीक है ना, किस कारण से निकालता है, ठीक है ना, जो फिनोमिना था वो किससे एक्सप्लेन हुआ, इसी लॉ के आने के बाद। और वही दूसरी तरफ हम एक और हमारा जो है, जो सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, प्लैनेट्स क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो भी फिनोमिना इस लॉ के बाद के आने के बाद ही क्या हुआ, एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, अब जो फोर्थ है, द टाइड्स ड्यू टू द मोशन एंड सॉरी मोशन नहीं होगा, यहाँ पे मून होगा ना, जो टाइड्स आते हैं ना, जो टाइड्स आते हैं ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। ठीक है ना, जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है, जो मून है और सन है उसके कारण आता है। क्यों आता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो है ना चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। वही जो थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है वो हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि किसी भी एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है तो चंद्रमा भी पृथ्वी के ऊपर क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, उस फोर्स के कारण क्या आता है, टाइड्स आते हैं। जो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगाता है कुछ, तो उसके कारण क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। वही क्या है, सन, हमने क्या देखा कि सन है ना, पृथ्वी को अपने कक्ष में बांधे रखने के लिए सन क्या करता है, एक फोर्स लगाता है पृथ्वी के ऊपर। जो प्लैनेट्स होते हैं उन सारों के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिससे वो उनके कक्ष है, जो उनका जो पाथ है उसके ऊपर क्या बने रहे वो। ठीक है, तो
अब जब सन पृथ्वी के ऊपर लगा रहा है तो पृथ्वी भी सन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है ना, कोशिश करती है। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे जो सीज होते हैं उसके अंदर क्या, ओशियन सीज होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है, हमने यहाँ पे ये सब चीजें देखी। और ये जो टाइड्स, जो मून और जो सन के कारण जो टाइड्स आते हैं, वो हमें किस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है वो हमें किसके कारण पता लगा, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद आने के बाद हमें क्या लगा, पता लगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है क्वेश्चन में 6 × 10⁻24 kg, और यही मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। और मास ऑफ जो मून है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, यही क्या होता है, मास ऑफ द मून होता है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ मीटर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, 5 फैक्टर है। डिस्टेंस के कितने फैक्टर है यहाँ पे, 5 ही है, ठीक है ना। हमने कितना बोला, 6 फैक्टर से क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, 1/36 टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है फैक्टर, 5 फैक्टर है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ये बोल रहा है कि जो पृथ्वी जो मून के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल अपॉन में d²। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे। यहाँ पे कैपिटल M क्या है हमारे लिए, अर्थ, स्मॉल m क्या है, मून, और d हमने डिस्टेंस बताई दिया 3.84 और इंटू 10⁵, और g का मान हम सब लोगों को पता, अभी हमने देखा था 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब हम यहाँ पे सारे मान को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। जितने भी जो डाटा है ना उनको यहाँ पे रख देंगे। अब जो पृथ्वी का है 6 × 10⁻24, तो तुम्हें याद भी होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होगा कि तुम्हें जो है ना पृथ्वी का मास नहीं देंगे क्वेश्चन में, जब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम्हें नहीं देंगे, तो तुम्हें याद होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए तुम याद कर लेना इसको। ये जो चीज है ना ये मतलब एकदम कंफर्म है, ये जो डाटा ना बिल्कुल कंफर्म है, तो इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका मान पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आएगा 2.20 × 10⁻20 न्यूटन। ये आएगा हमारे पास। जो अर्थ है वो मून के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, F इज 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।